माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज 16 देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखिए, आपको इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम या यूपीएससी बीपीएससी, आपका ऑल पीसीएस एसएससी रेलवे या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप दरोगा की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, इसके लिए आपको काफ़ी फायदा होगा अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं। तो आप सभी आएँ और अपने तैयारी को और बेहतर करें, आप अपने जीएस को रिकॉल करें। तो बिल्कुल आएँ और अपने तैयारी को आजमाएं यहाँ पर और क्लास को देखें। साथ साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। तो आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपके लिए 15 क्वेश्चन लाया हूं, जो जिससे आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सारे प्रश्न को आप परीक्षा में कर सकते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन अगर ध्यान रखेंगे कि यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किस तिथि को हुआ था? तो गठन की अगर जिक्र करें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारत में एक है जो नई दिल्ली में स्थापित है और पूरे जो है भारत का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ही उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बाकी तो आर्टिकल हम लोग पीछे करते हैं, डेली जो है लास्ट में आपको 5 आर्टिकल दिया जाता है, जिससे आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट होगा। लगभग हम लोग 60 आर्टिकल कर चुके हैं अभी तक। इसके अलावा आपको डेली इस चैनल पे एक प्रश्न दिया जाता है, सवाल हमारा जवाब आपका में। तो उसे देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इससे आपको जो है वो एक प्रश्न डेली मिलेगा। इसके अलावा आपको कम्युनिटी टेस्ट, ये सब करते रहें, इससे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे और इससे जो है आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ऐसे ही करें, आप ईमानदारी से मेहनत करें। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप करें। तो इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? यानी कि अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 34। तो अभी वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि कुल जो है वो 34, और अगर क्वेश्चन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश रहित दे तो ध्यान रखिएगा कि 33, और मुख्य न्यायाधीश सहित दे तो फिर 34 हो जाएगा। जब हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था तो उस समय अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 थी और एक मुख्य न्यायाधीश थे, तो कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश थे। तो समय समय पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को ये संसद के द्वारा जो है वो बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, और हम लोग संसद से संबंधित सारे कंफ्यूजन को पीछे देख चुके हैं, सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो आप सब पीछे वाला वीडियो रिवाइज करते रहें। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित? तो आप अभी पीछे बताया हूं कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का शक्ति जो है वो भारतीय संसद को दिया गया है। और संसद की अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अन्य न्यायाधीशों के सलाह पर। तो जो व्यक्ति नियुक्त करता है वही व्यक्ति उसे जो है वो हटा भी सकता है या उसी के सामने त्यागपत्र दे भी सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देकर स्वेच्छा से कभी भी हट सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका आंसर राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनको किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सिफारिश पर। यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है,
आप तो देखे थे कि सिर्फ आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी जो है वो यहाँ पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। संसद के दोनों सदन पारित करते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा इसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होते ही जो न्यायाधीश होंगे वो अपने पद से हट जाते हैं। तो यहाँ पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये हटाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी कि वो कितने वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 64 वर्ष, यानी कि 64 वर्ष की। इसका आंसर 65 वर्ष होगा, डी नंबर। तो 65 वर्ष की अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो 62 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त अगर हो जाते हैं, कोई भी न्यायाधीश रिटायर करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, तो वो किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, किसी भी न्यायालय में नहीं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से अगर रिटायर होकर आते हैं तो वो फिर जो है वो किसी भी न्यायालय में वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे ऊपरी न्यायालय है। तो उसके बाद किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर रिटायर करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से अगर रिटायर करके किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो जब न्यायाधीशों की कमी होती है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में कौन करेगा। तो इसका आंसर सर्वोच्च, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी कि कौन से न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि सिर्फ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किया जा सकता, यह ध्यान रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। अगर बात करते हैं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 में किया गया है। तो आर्टिकल 127 के तहत जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। जब अगर जो है न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो इस तरह से वह ऐसा राष्ट्रपति के सहमति से ही ऐसा कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर गणपूर्ति न हो तो ऐसी स्थिति में जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो संविधान का संरक्षक कौन होगा। तो इसका आंसर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कहें, संरक्षक कहें, देख रेख करने वाला कहें, तो सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। तो इस तरह से जो है वो न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय आता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी जो है वो मामलों में परामर्श लेने का अधिकार किसका है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपका जो है ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है ऐसा कर सकता है, तो वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 143 के तहत ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। वो मान भी सकते हैं, वो नहीं भी मान सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आर्टिकल 143 इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सी नंबर, संसद द्वारा विधि बनाकर। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 138 में किया गया है, जिसके तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के तहत अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी व्यक्ति का, तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उससे संबंधित 5 तरह की रीट जारी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को बार बार कहते हैं कि समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए पीछे की वीडियो को अवश्य रिकॉल करते रहें। तो आप सभी बार बार पीछे की वीडियो देखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आर्टिकल 32, इसी के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहें कि अगर संविधान से आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए तो संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, यानी कि संविधान की वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। जनहित याचिका की शुरुआत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, PIL इसे कहते हैं, इंग्लिश में PIL कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसके तहत होता क्या है कि नागरिक समाज का कोई भी व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यानी कि नागरिक समाज के कोई व्यक्ति न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय के शरण ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। तो जनहित याचिका PIL की शुरुआत जो है सबसे पहले USA में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। तो जनहित याचिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये न्यायिक पहल द्वारा किया जाता है। PIL, इसका कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है फुल फॉर्म, तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे जनहित याचिका, और इसको जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। PIL काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बहुत प्रश्न उठता है कि किस न्यायालय में जो है वो इसे पेश किया जा सकता है। तो किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय हो। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो कोलोजियम व्यवस्था को जो है वो कब अपनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 1 नंबर 1993 में। तो 1993 में जो है कोलोजियम व्यवस्था को अपनाया गया। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है वो कोलोजियम का गठन किया गया 1993 में। तो इसी के तहत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कोलोजियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इसकी शुरुआत 1993 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रमुख अनुच्छेद, तो आज के 5 अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 103, कल 101 तक हम लोग देखे थे, आज 103 है। संसद का कोरम या गणपूर्ति, जो कि कुल सदस्यों का 1/10 होता है, जैसे लोकसभा में है तो 543 है, तो 543 का 1/10 इतने सदस्य होंगे तभी जो है वो उस दिन के लिए लोकसभा चलेगी, अन्यथा उस दिन के लिए सस्पेंड होगी। तो संसद का कोरम या गणपूर्ति 103 के तहत। 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, पीछे हम लोग देख भी चुके हैं कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और यह सिर्फ साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाता है। अगला है आर्टिकल 110, धन विधेयक का परिभाषा, यानी कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 के तहत। धन विधेयक की चर्चा इसी में किया गया, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल, यहाँ से प्रश्न उठता है। धन विधेयक का परिभाषा 110। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, आर्टिकल 112 सीधे प्रश्न पूछता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण कौन सा अनुच्छेद में है, तो 112। और ध्यान रखेंगे कि संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से ही जाना गया है, बजट उसका नाम संवैधानिक नाम नहीं है। तो ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है, जो भारत सरकार या फिर अन्य राज्य सरकार पेश करते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को कहा जाता है आर्टिकल 112 में। 114 विनियोग विधेयक, तो ध्यान रखेंगे विनियोग विधेयक 114। तो इस तरह से आज जो है वो कुल 5 अनुच्छेद हम लोग किए, अभी तक 70 अनुच्छेद कर चुके हैं।
तो आप सभी जो है वो पीछे वाले भी अनुच्छेद को रिकॉल करें। जितना अनुच्छेद करवा दे रहे हैं वहीं से प्रश्न आपके लिए रहेगा, तो आप सभी उतना कर ले ताकि आपका परीक्षा में सवाल ना छूटे। सवाल हमारा जवाब आपका में आप सभी का स्वागत है फिर से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? बहुत लोगों ने आंसर किया। जो लोग पीछे के वीडियो देखे होंगे वो आसानी से इसका जो है आंसर किए होंगे, ईमानदारी से अगर देखे होंगे तो। अगर ईमानदारी से नहीं देखे होंगे तो इसका आंसर जो है ईमानदारी से नहीं कर पाइएगा। तो उपराष्ट्रपति। और आज का सवाल है आपके लिए, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो हम बता चुके हैं कि राज्य के चार तत्व होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, इसका आंसर आप सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में करें। तो मुझे इंतजार है, आप सभी जरूर करें और आप सभी देखें, पीछे की भी वीडियो देखते रहें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।